दोस्तों बात है 2014 की। दिल्ली का एक 15 साल का लड़का IIT दिल्ली जाना चाहता था। 11th में साइंस ली। घर में एजुकेशन का माहौल नहीं था। फादर और मदर को स्कूलिंग तक पूरा करने का मौका नहीं मिला। 11th में वो सोच रहा था कि कॉमर्स लूंगा, फिर किसी ने गाइड किया कि PCB ले लो, फिर एंड में लैंड किया PCM में। उस लड़के के घर में किसी ने कॉलेज का आज तक मुंह तक नहीं देखा था और वो जाना चाहता था देश के सबसे बड़े सबसे बेहतरीन कॉलेज IIT दिल्ली में, मगर उसे इस चीज के लिए गाइड करने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे अनक्वालिफाइड और इनएक्सपीरियंस लोग, मुफ्त की सलाह देने बहुत लोग आ जाते थे, पर उनकी गाइडेंस ने कभी फायदा नहीं किया। सिर्फ और 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 सिर्फ नुकसान ही मिला। वो मुफ्त की सलाह इतनी ज्यादा महंगी पड़ी, वो सस्ती सलाह इतनी महंगी पड़ी कि मेरी प्रिपरेशन का 1.5 साल बिल्कुल बर्बाद हो गया। 11वीं 12वीं 2 ही साल आपको मिलते हैं और 75% टाइम यूं ही बर्बाद हो गया। लास्ट के 4 ही महीने उस लड़के के पास बचे थे। उन 4 महीनों में उस लड़के ने ऐसी मेहनत करी, ऐसे रेजोल्यूशंस लिए, ऐसी टेक्निक्स और स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जिससे 4 महीने में फ़ोन नंबर के बराबर रैंक जिस बंदे की आनी चाहिए थी उसकी ऑल इंडिया रैंक 247 आई। ये जाहिर सी बात है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो लड़का 8 साल बाद आज आपके सामने इस वीडियो में बैठा है। हर टीनेजर की तरह मैंने भी अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इररिपेरेबल मिस्टेक्स की थी। इन मिस्टेक्स ने ऐसा नुकसान किया जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। मेरे रिजल्ट के बाद मैंने कई बार अकेला बैठकर सोचा कि मुझे अगर स्टार्टिंग से किसी ने सही मेंटोरशिप दी होती तो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 भी ले आता। वो AIR 1 जो मैं नहीं ला पाया, आज एक सपना है कि यहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझसे इंस्पिरेशन प्राप्त करते हैं, उनमें से एक स्टूडेंट मेरे लिए ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आएगा। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने बहुत ट्राई किया और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच था, पर उसकी ऑल इंडिया रैंक सिर्फ 28 आ सकी। इसलिए आज इस वीडियो में वो 7 मिस्टेक्स जो मैंने करी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप वो मिस्टेक ना करो और अपने एक स्टूडेंट को AIR 1 तक लेके जाने के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है वीडियो। मिस्टेक नंबर 7, गर्लफ्रेंड बनाना। मैं जब 16 साल का था 12th क्लास में, तो मैकडॉनल्ड्स में मुझे एक लड़की मिली जो कि मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी। उस लड़की का नाम कृतिका था और देखते ही देखते वो लड़की मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई। कभी स्कूटी पे घूमना, मॉल जाना, मूवी जाना, अपनी पढ़ाई छोड़कर उसको डाउट्स बताना, पर उस टाइम पर भी डाउट्स नहीं बता रहा, कुछ और ही कर रहा हूँ। पूरा दिन फोन पर लगे रहना। मेरे फादर ने मुझे बहुत डांटा जब मेरा लैंडलाइन का बिल 1800 रुपये आया था। बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट था 1800 रुपये उस टाइम पर हमारे लिए, और वो बिल इसीलिए आया था क्योंकि मैं उससे बात करता रहा। एक बड़ा लकी दिन आया कि किसी पर्सनल रीज़न की वजह से उसको अपने होम टाउन पंजाब में वापस जाना पड़ा। पता नहीं क्यों, पर जब वो गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा अंदर से एक आवाज़ आई कि डिस्ट्रैक्शन थी, कहीं ना कहीं मैं भी उससे परेशान था और अब मैं सिर्फ और सिर्फ JEE पर फोकस कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा अपना फोकस वहाँ लेकर के आया, पर मेरा उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप टीनेज से गुजर रहे हैं और यहाँ पर इस तरह की अर्जेस आप बहुत महसूस करते होंगे, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दीज थिंग्स कैन वेट। JEE एक बहुत बड़ा अवसर है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी दैट योर पेरेंट्स हैव गिवन यू आफ्टर अ बिग सैक्रिफाइस। आपके माता पिता ने आपको कितना संघर्ष करके ये मौका दिया है, और अगर मैं उस टाइम पर कुछ और कर रहा हूँ तो वो गलत है यार। मैं बाद में रिग्रेट करूंगा। आज तो बचपना है और बचपने में तो 1000 आप मिस्टेक्स कर देते हो। याद करो, कोई लिख सकता है कि अपनी पिछले 2 साल 3 साल की कोई ऐसी मिस्टेक्स जिनसे इतना टाइम वेस्ट हुआ, जिनको आप आज भी रिग्रेट करते हो? ऐसा कुछ कमेंट्स में लिखकर बताओ ना। आप अगर डेडिकेटेड JEE एस्पिरेंट हैं तो सब्र रखो, सब मिलेगा, बट हर चीज़ का एक टाइम होता है। ये 2 साल दोबारा नहीं आएंगे। These things can wait. मिस्टेक नंबर 6, रेगुलर स्कूल ज्वाइन करना। Tier 2, Tier 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लोग जिन्होंने खुद IIT क्रैक नहीं किया, JEE में फ़ोन नंबर के बराबर रैंक आई, वो लोग JEE की मुफ्त में गाइडेंस देते फिरते हैं। ऐसे एक बंदे ने मुझे कहा कि आप रेगुलर स्कूल ज्वाइन कर लो। कहता कि स्कूल के अंदर भी आप वो चीज़ पढ़ोगे, फिर कोचिंग में भी पढ़ोगे, डबल रिविजन हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। फिर जो आपको कोचिंग में कुछ समझ में नहीं आया तो आपके स्कूल के टीचर्स आपके डाउट्स बताएंगे। ये सब वहम है, मिथ्या फैला रहे हैं लोग। इनका खुद इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ऐसे खुद करते होंगे या खुद सोचते होंगे। स्कूल के टीचर्स मैक्सिमम 95% स्कूल के टीचर JEE के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आप एक काम करना, इस वीडियो के कमेंट्स में जाना, मेरा कोई ना कोई प्यारा स्टूडेंट ना अपना एक्सपीरियंस बताएगा जब वो अपना JEE का कोई भी क्वेश्चन अपने स्कूल के टीचर के पास लेके गया होगा और टीचर से वो सॉल्व नहीं हुआ। स्कूल के टीचर्स पूरे 2 साल थ्रेटन करते रहे कि रोज स्कूल आओ, स्कूल आके आप प्रदीप, दिनेश, नरेश, सुरेश, महेश जैसी किताबों से कॉपी पेस्ट करके घर जाके होमवर्क करो, स्कूल आके हमारी क्लास सुनो। स्कूल के अंदर आप कोई और क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप बैठ के टीचर के कॉन्सेप्ट सुनो। टीचर को खुद कॉन्सेप्ट नहीं आते, NCERT को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके बताते हैं, बीच बीच में अपने कॉमेंट जो वो करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में
में वो गलत होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट खराब करते हैं, वो लोग किसी भी प्रकार के नए क्वेश्चन करने में असक्षम होते हैं। प्रदीप नाम की फिजिक्स की एक बुक आती है CBSE के बच्चों के लिए। एक टीचर उसको खोल खोल के उसके वर्ड्स को बस बोलकर सुना देती थी, और एक दिन मैं JEE का क्वेश्चन उनके पास लेके गया एंड उनसे नहीं हुआ, एंड शी सेड बेटा I don't have my Pradeep with me. इस वजह से मेरे पूरा सुबह का हाफ पूरा दिन, सुबह 6 बजे से लेके 3 बजे तक कितने घंटे हो गए, 9 घंटे बर्बाद हो गए। इतनी वैल्यूएबल एनर्जी, जो फ्रेश एनर्जी सुबह की होती है, सब बर्बाद हो गई पूरे 1.5 साल तक। मुझे बहुत बुरा लगता रहा सोच के कि यार अगर ये सब मेरे साथ ना होता। और जो टीचर्स हमें बुली करते हैं, बेटा अब तुम देखना प्रैक्टिकल के नंबर मैं कैसे काटती हूँ, अगर ये चीजें ना होती तो मेरी रैंक क्या आती। हरगिज रेगुलर स्कूल ज्वाइन नहीं करना। मिस्टेक नंबर 5, JEE प्रिपरेशन को लेट स्टार्ट करना। मैं इतने सारे JEE एस्पिरेंट से रेगुलर बेसिस पर बात करता हूँ जिन्होंने नई 11 ज्वाइन की होती है ना, वो लोग बड़े ही कैजुअल होते हैं। वो लोग ना, कई लोग तो बहुत ही लेट कोई भी कोचिंग या कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, और करने के बाद भी वो सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है, सीरियस बाद में होएंगे, अभी 12th में सीरियस। ब्रो 12th में सभी सीरियस हो जाएंगे और सभी फेल भी तो होते ही हैं JEE के अंदर। 12th में सीरियस होने का कोई फायदा नहीं है। सोचो कितना कंपेटिटिव एडवांटेज उस बंदे को मिलेगा जो बाकी नूब 15 साल के टीनेजर्स की जगह वो 11th में ही जल्द से जल्द सीरियस हो जाएगा। वो बेचारे अपना शॉर्ट स्क्रॉल करते रहेंगे, और यहाँ मेरा बच्चा बैठ के JEE एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। क्यों नहीं आएगी उसकी रैंक? ज्यादातर बच्चे 10th के अंदर ही दिसंबर में बेस्ट कोचिंग में एनरोल कर लेते हैं। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट की थी, जिस वजह से मेरा बहुत सारा कंपेटिटिव एडवांटेज ख़त्म हो गया था। जल्दी स्टार्ट करो और जल्दी सीरियस हो जाओ, जल्दी कोचिंग एंड ऑल जो भी आपको ज्वाइन करना है, मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है, वो जल्दी करो ताकि आपके पास सबके ऊपर एडवांटेज रहे। मिस्टेक नंबर 4, घटिया कोचिंग ज्वाइन करना। एक बच्चे को क्या पता कौन सी कोचिंग सही है और कौन सी गलत है? वो तो बाहर बोर्ड देखता है, अंदर घुस जाता है, उसको थोड़ी पता है कि बोर्ड पर जो रिजल्ट्स हैं वो किस बैच से आए हैं और उसको कौन से बैच में डाला जा रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जिस बैच से रिजल्ट लाते हैं वो स्पेशल बैचेस होते हैं। वो रिजल्ट्स अपने साइनेज पर लगा के बाकी जो आम बच्चे होते हैं उनको वो रेगुलर बैचेस में डाल देते हैं। घटिया कोचिंग में मैं लोवेस्ट बैच में था। मेरे बैच से मेरे अलावा कोई भी IITian नहीं बना। मैं लोकल कोचिंग्स की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े बड़े नाम जिनको आप टॉप ब्रांडेड कोचिंग्स कहते हो, वो सब में आपको एवरेज स्टडी मिलती है। उन सब में अच्छे बैचेस भी होते हैं, खराब बैचेस भी होते हैं। आपके पास ये चीज़ भी, एक बार आपने गलत चूज़ कर ली, आपका बहुत 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 टाइम वेस्ट हो जाता है। आपका सारा कंपेटिटिव एडवांटेज यहाँ ख़त्म हो जाता है। इसलिए ऐसे बड़े बड़े फैसले लेने से पहले आपको किसी अनक्वालिफाइड इनएक्सपीरियंस्ड लोगों से, नॉन IITian से ये सब नहीं पूछना चाहिए। किसी नॉन IITian से अगर कोई पूछ रहा है ना कि IIT कैसे क्रैक करते हैं, तो बच्चा बेवकूफ़ है यार। एक नॉन IITian आपको ये बताएगा कि आप कैसे नॉन IITian बनोगे। अगर उनको पता था कि IIT क्रैक कैसे करते हैं तो खुद क्यों नहीं कर लिया? खुद क्यों नहीं कर लिया ब्रो? मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ थ्योरी पढ़ना और लो लेवल की चीजें करके खुद को खुश रखना। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, प्रिपरेशन एकदम सही चल रही है। सही चल इसलिए रही है क्योंकि आपने ना खुद को चैलेंज दिया ही नहीं। जब मैं कोई चैलेंज ही नहीं ले रहा, जब मैंने JEE की प्रिपरेशन चालू ही नहीं करी, तो सही चल रही होगी। जिसको आप JEE प्रेप कह रहे हो ना, वो JEE प्रेप नहीं है ब्रो, वो टाइम वेस्ट हो रहा है। यू आर फूलिंग योर सेल्फ, यू विल रिग्रेट दिस लेटर। आज आपको बता रहा हूँ, अगर आपने JEE के सही लेवल पर नहीं पढ़ा ना, तो आप आज से 1 साल बाद ना मेरी एक वीडियो देखने आना, मैं डालूंगा वो वीडियो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बात नहीं मानेंगे। मुझे तो 8 साल हो गए सब करते हुए, तो 1 साल बाद में एक वीडियो डालूंगा। अभी इसका टाइटल बता रहा हूँ, हाउ टू क्रैक JEE 2026 in 3 months starting from zero। starting from zero। मुझे पता है ना, जिस बंदे ने अभी कुछ नहीं पढ़ा, बाद में अभी तो उसको लग रहा है सब सही चल रहा है, 1 साल बाद ना वो बोलेगा कि मैं जीरो। वो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ही कर रहा होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मत करना उस टाइम पर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। आज सीरियस हो जाओ, कर लो इस मैटर की अर्जेंसी को, समझ लो ये मौका लौट कर नहीं आने वाला है। आपको एक मज़े की बात बताऊं, ऑनलाइन जो कोचिंग्स आजकल चल रही हैं और एक घटिया ऑफलाइन कोचिंग भी बच्चों को कैसे मिसगाइड करते हैं।
वो बच्चों को जानबूझ कर चैलेंजिंग कोई बुक, चैलेंजिंग मटेरियल सजेस्ट ही नहीं करेंगे। वो आपको घटिया मटेरियल ही करने को बोलेंगे, आपके लिए स्पेशल घटिया स्पेशल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़े कम दिमाग से बनाते हैं, बहुत दिमाग लगा के लो लेवल की डीपीपी बनाते हैं कि लो लेवल रहे ये। क्योंकि अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चंस करने लग गए तो उनको क्लास में भी हाई लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ाने पड़ेंगे, हाई लेवल के इलस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे और उनको सिलेबस कंप्लीशन में इशू आएगा। तो वो सोचते हैं सारे बच्चों को एक साथ लेकर के चलो और लेवल लो रखो, भले इससे किसी का सिलेक्शन ना हो। ऐसे ही मेरे कोचिंग में भी जो मुझे मटेरियल मिला था वो घटिया लेवल का था और मैं उसको कर करके बहुत ज़्यादा कर भी नहीं पाता था। स्टार्टिंग का 1-2 लेवल कर लिया, वो घटिया लेवल होता था, मुझे लगता था सब सही है जैसे आम 11th के बच्चे को लगता है। थ्योरी तो क्लास में पढ़ी ली, उसमें भी खैर बहुत बैकलॉग बन गया था। इनफैक्ट मेरी 11th का ऑलमोस्ट 90% सिलेबस बैकलॉग बन गया। मैं बहुत कम पढ़ता था, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ता रहा, वो भी लो लेवल की, क्वेश्चंस करता रहा बहुत ही वाहियात लेवल के, जिनको मैं जेई मेन भी नहीं कहूँगा। और आज 11th के बच्चे खासकर उन सब का, इनफैक्ट सारे जेई एस्पिरेंट्स का यही हाल है कि वो अपने आप को घटिया क्वेश्चंस कर करके अपने आप को एक झूठी खुशी देते हैं और उनकी ये खुशी जो है बहुत जल्द उनसे छिन जाएगी जब उनकी आंखें खुलेंगी, जब वो 12th में जाएंगे और जेई के रियल लेवल से वाकिफ़ होंगे। मेरी जब 11th ख़त्म होने को थी तो मैंने जेई एडवांस 2015 का पेपर दिया जो कि 504 नंबर का था। मैंने पेपर को डाउनलोड करके उसको अटेम्प्ट किया घर पर और मेरे उसमें सिर्फ 50 नंबर आए। और तब मुझे अपनी औकात पता चली कि भाई 500 नंबर में से आपके 10% नंबर आ रहे हैं। आपकी क्या औकात क्या है आपकी, आप क्या कर लो, आप उखाड़ क्या लोगे, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। आपकी 10 नंबर में कौन सा आईआईटी मिलेगा, आपने मुंह से आईआईटी शब्द कैसे निकाल दिया। How dare you speak the name IIT? You don't deserve it even remotely. IIT शब्द तभी बोलूँगा जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मुझसे होने लगेंगे। कमेंट्स में लिखो, अगर देखो मत लिखना कोई बात नहीं, आप व्लॉग देखो और बोर्ड के क्वेश्चंस करो। ऐसे एक जो अफीम जो होता है ना, व्लॉग जो होता है ना आईटी के व्लॉग, वो अफीम है। तो आप लेते रहो मौज करो। अपने बोर्ड के क्वेश्चन, बोर्ड के लेक्चर, अपने बोर्ड लेवल के लेक्चर जो जेई के नाम से आपको दिए जाते हैं कुछ भी, वो करते रहो, आपको बाद में पता चल जाएगा। पर अगर आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट हो तो कमेंट्स में लिखो आईआईटी का नाम तभी लूंगा जब एडवांस के क्वेश्चंस होने लगेंगे। मिस्टेक नंबर 2, प्रिपरेशन को बीच में डिसकंटिन्यू कर दे। मैंने यार जेई के अंदर बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत, 16 घंटे पढ़ता रहा मैं सुबह से रात तक। और मैं 16 साल का बच्चा था जब मैं 12वीं में, जब मैंने सितंबर 2015 में पढ़ाई चालू की थी और मैं ऑल थ्रू पढ़ता रहा। और फिर क्या हुआ, जनवरी के बाद मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई क्योंकि एक तो सिलेबस भी मैं कर चुका था, पर द पॉइंट वॉज कि उसके बाद ये बोर्ड का प्रैक्टिकल्स वगैरह आ गए, फिर पूरे बोर्ड्स में मार्च निकल गया, फिर मेरे टाइम पर मार्च में उतरे बोर्ड्स, फिर उसके बाद अप्रैल में, जस्ट अप्रैल में जेई मेन आ ही गया। और जेई मेन मतलब मेरा फोकस इतना ख़राब हो गया था क्योंकि बीच में बोर्ड्स की वजह से सारी पढ़ाई रुक गई थी कि मेरा जेई मेन बहुत ख़राब गया। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे 340-330 आए और मेरे सिर्फ 254 मार्क्स आए। उस पॉइंट के बाद से ना मेरा मेहनत से विश्वास उठ गया। आप एक चीज़ के लिए मेहनत करते हो और यार कुछ भी हो जाता है। एग्ज़ाम में बहुत पैनिक हुआ, मेरे को स्कूल की हुई हैरेसमेंट याद आने लग गई। एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले मुझे रात को एंग्जाइटी हो रही थी और उस टाइम पर कोई सपोर्ट नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। और ऐसी एंग्जाइटी और एग्ज़ाम का पैनिक हमारा बहुत ज़्यादा घाटा करता है, बहुत ज़्यादा घाटा। और मुझे एग्ज़ाम के अंदर मतलब बार बार जब भी एक क्वेश्चन नहीं होता था मुझे याद आता था किस तरह मेरे को स्कूल की टीचर ने हैरेस किया था, किस तरह मेरा ये टाइम वेस्ट हुआ। ये टाइम कोई ना वेस्ट करता तो मैं इस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करता और ये क्वेश्चन हो जाता। और ऐसे ऐसे करके मेरा बहुत बार डिस्ट्रैक्शन हुआ एग्ज़ाम के अंदर और मैं कई बार एरर्स भी हो गए, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई और सिर्फ 254 मार्क्स है और मेरे को पढ़ने का मन करना बंद हो गया। मैंने जेई मेन के बाद पढ़ाई नहीं की। जेई मेन अप्रैल में ही, हमारे टाइम में एक ही अटैम्प्ट होता था। अप्रैल के बाद मेरे पास 50 दिन थे एडवांस में। मैंने पूरा 1 महीना मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी। मैं सुबह से रात तक टाइम वेस्ट करता था, क्रिकेट खेलता था, मूवीज़ देखता था, फुल टाइम वेस्ट मोड में। बगावत आ गई थी, बच्चा था यार, 16 साल का बच्चा, क्या करे। पर लास्ट के 1-2 हफ्ते में कहा कि यार अब एग्ज़ाम सर पे आ गया है, थोड़ा सा ब्रश अप कर लेता हूँ। ब्रश अप करके एग्ज़ाम देने गया। अगेन वही एग्ज़ाम से एक दिन पहले, फिर आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले ऐसी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। आपका एक ही बार एग्ज़ाम होना है, वो एग्ज़ाम आपकी पिछले 2-3 साल की मेहनत
का वो टेस्ट है और वो आगे के आपके 10-12 साल वो निर्धारित करने वाला है। वो एक दिन कितना क्रूशियल होगा, आपका एक दिन उससे पहले ब्लंडर होगा ही होगा। हर बच्चे का होता है, होना ही होना है। अगर आपके पास सही सपोर्ट नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ मेरा ब्लंडर कैसे हुआ। आप चेक करना 2016 में जाके सीबीएसई का रिजल्ट किस दिन आया और जेईई एडवांस का रिजल्ट किस दिन आया। 21 मई 2016 को सीबीएसई ने बोर्ड का रिजल्ट रिलीज किया और 22 मई 2016 को मेरा जेईई एडवांस 2016 का पेपर। अगर मेरा कोई मेंटोर होता ना तो वो मुझे एक दिन पहले बोलता कि अपना फोन बंद कर दे, पर मेरे को बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए उस दिन और मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिसने मेरे मार्क्स पूछे लोगों ने। और मेरे मार्क्स जब फैले कि 94.8% आए हैं इसके, तो मेरे को लोगों ने कॉल भी किया बधाई देने के, सब अच्छी बात थी, वो अच्छे लोग थे, वो गलत लोग नहीं थे। ये मेरी गलती है, मेरी स्ट्रैटेजी खराब थी, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मेरी बदकिस्मती भी है। और मैं जेईई एडवांस से एक दिन पहले डिस्ट्रैक्टेड हुआ। रात को एंग्जाइटी की वजह से नींद नहीं आई क्योंकि अगले दिन इतना महत्वपूर्ण एग्जाम था जिसके लिए अपना खून पसीना बहाया था। और फिर जेईई एडवांस के अंदर जाके बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई। जेईई एडवांस के अंदर इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, केंद्रीय विद्यालय मेरा पेन पेपर पर टेस्ट होता रहा, इतनी गर्मी थी वहाँ पर कि मेरे को नाक से खून निकलने लग गया। ऐसी मिस्टेक्स हुई। अगर मेरा कोई मेंटोर होता ना मुझे बताता वो, और मेरी जो है ना, मेरे सिर्फ 60% नंबर आए जेईई एडवांस 2016 में। मुझे पूरा यकीन है कि ये 75-70% नंबर भी आते, मुझे पूरा यकीन है मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आती। मेरा आज मैं आपको बोल रहा हूँ, अंदर का दुख बता रहा हूँ आपको कि ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। ये सारी मिस्टेक्स अगर मेरे साथ हो सकती हैं, इमेजिन करो कि आपके साथ क्या क्या नहीं हो सकता। अगर मेरा कोई मेंटोर होता तो मुझे वो बताता कि अपना स्केड्यूल जो है ना, एक जेईई एडवांस के दिन अगर तू 5 बजे उठने वाला है तो पिछले 30 दिन से 5 बजे उठना चालू कर। अगर जेईई एडवांस में गर्मी होगी तो तू पहले से ही गर्मी में रहने की आदत डाल। मेंटोर को कैसे पता कि गर्मी होगी? भाई मेंटोर ने दिया हुआ है ना पेपर, क्रैक किया उसने, उसके साथ भी ये सब हुआ था, उसने भी ये सब चैलेंजेस फेस किए थे और इनको ओवरकम किया था, इसलिए उसको पता है। मिस्टेक नंबर 1, मुफ्त की सलाह लेना। मैं कई बार यूट्यूब पे जगह देखता हूँ, लोग आके कहते हैं डियर सीनियर प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। मतलब क्या बच्चा है? मैं भी ऐसा ही बच्चा था वैसे, और मैं खुद को भी वही आप में शामिल करके बात बोलने लग रहा हूँ कि क्या बच्चा है। एक रैंडम कमेंट छोड़ दिया, उस पर रैंडम अपरिचित लोग, एनोनिमस लोग आके कुछ कमेंट कर देंगे, उसको वो गाइडेंस के रूप में मान लेगा, सही हो गलत हो पूरी जिंदगी उसमें झोंक देगा। उसके बाद नतीजा कुछ भी आए। अपनी जेईई प्रिपरेशन को इतना सस्ता क्यों समझते हो यार? ये जेईई प्रिपरेशन क्या बार आ जाए, कोई ना जेईई खराब हो गया तो क्या हो गया। कैजुअल एस्पिरेंट्स। आपने अगर गलत गाइडेंस मानी, आपका जेईई तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको गाइडेंस मांगना तो दूर, किसी से आपको सलाह मिले भी तो बिल्कुल मत मानना जब तक सामने वाला क्वालिफाइड नहीं, चाहे वो आपका कितना भी करीब है। कोई बंदा बहुत करीब है, हो सकता है वो हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, पर उसको पता थोड़ी ना अच्छा है क्या। वो सिर्फ एक एक्सपर्ट जानता है, एक क्वालिफाइड IITian जानता है। तो आप किसी को भी अपना मेंटोर बनाते हो तो बहुत सोच समझ कर बनाना। आप चेक करो कि वो IITian है या नहीं है। आप में से जो भी लोग 12th में है या ड्रॉपर है, वो एक बार 11th वालों को अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि क्या मैं जो बातें कह रहा हूँ, क्या तुम पहले इनको मानते रहे? तब तो नहीं मानते होगे। और क्या अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि मेरी बातें ना मानकर आज तुम्हें कितना नुकसान हो चुका है ऑलरेडी? काश तुम पहले समझ जाते। क्या मेरे पास तो बार ऐसे ही कमेंट्स आते हैं, पर एक बार इस वीडियो पर, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताओ अपने एक्सपीरियंसेस। मेरी पढ़ाई का और रिजल्ट का जो नुकसान हुआ गाइडेंस ना होने की वजह से, वो किसी और स्टूडेंट को ना हो। और जो मेरी AR1 नहीं आई वो मेरे स्टूडेंट की किसी की आए। अभी मैं अपने स्टूडेंट को AR अंडर 50 तक तो ले गया, 28 रैंक तक। अब नेक्स्ट टारगेट कम से कम तुम लोग मुझे अंडर 20 तो ला के दो, फिर अंडर 10 करेंगे, एक दिन AR1 जरूर लाएंगे। इसलिए 8 साल पहले जेईई की फील्ड में मैंने मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 141, 169, 240, 281, 439, 641, इस तरह के बहुत सारे रैंकर्स मैंने मेंटोरशिप प्रोग्राम से क्रिएट किए। भारत स्कूल पर हम एक 150 IITians की टीम है जो आपकी प्रिपरेशन में आपको अनफेयर एडवांटेज देने बैठे हैं। हमें हमारे एक बच्चे को ऑल इंडिया रैंक 1 तक लेके जाना है। हम उस बच्चे को हर तरह का स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल और इमोशनल सपोर्ट देते हैं, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन में किसी तरह का इंटरप्शन, डिसकंटिन्यूएशन, डिमोटिवेशन, कंफ्यूजन, डिसएडवांटेज ये सब ना फेस करें। इनफैक्ट वो बेस्ट IITians से एडवाइस लेकर उनकी सुपीरियर टेक्निक्स का यूज करके अपनी कोचिंग में टॉप करें। हमारे बच्चे करते हैं, हमारे पास देश की सारी बेस्ट कोचिंग के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और हमारे प्रोग्राम में आने के
40-50 दिन के बाद वो ऑल इंडिया रैंक 1 तक भी लाते हैं। उसका सिंपल सा ही तो लॉजिक है कि यार आप एक IITian से ही अगर आप मिल गए तो फिर तो आप किसी को भी हरा सकते हो ना। और जो कोचिंग में कंसिस्टेंटली रैंक 1 लेके आएगा, ऐसे अगर मैं कई सारे कोचिंग में रैंक वन करवा दूं अपने बच्चे को, तो क्यों नहीं यार ऑल इंडिया रैंक 1 मेरा बच्चा आएगा। अगर आप जेई के लिए अभी भी कैजुअल हैं और आपका प्लान है कि 6 महीने 10 महीने बाद आप अभी 11th और वेस्ट करने के बाद आप अगर जेई की प्रेप स्टार्ट करेंगे, तो जो डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दे रखा, प्लीज़ उसको बिल्कुल मत भरना। हमारी टीम का टाइम वेस्ट होता है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है और आपको महसूस होता है कि हाँ अब प्रिपरेशन में सीरियस होने की ज़रूरत है और एक IITian मेंटोर आपके लिए एक बहुत ही बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज बन सकता है, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म भरो। इसमें एक कॉलम होगा एनी मैसेज फॉर अस, उसमें बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आपको मेंटोरशिप क्यों ज्वाइन करनी है, कैसे फ़ायदा करेगी। जो लोग इसका आंसर सही लिखेंगे, हम सिर्फ उन्हीं सीरियस स्टूडेंट को हम अपने प्रोग्राम में सिलेक्ट करेंगे। बाकी देखते रहे मेरे वीडियोस। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।